हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। जी मैं आपकी दोस्त नवनी भाटिया वापस आ चुकी हूँ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आई हूँ, दैट इज जनरल मीटिंग। कह रहे हैं मैम हमने जनरल मीटिंग के बारे में कई बातें सुनी हैं, जैसे ये चैप्टर लंबा है। बिल्कुल सही बात है मैम, ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें याद करने को। क्लास के बाद मुझसे पूछेगा कितनी चीजें आपको ऑलरेडी याद हो चुकी हैं, कितने सारे सेक्शंस आपको ऑलरेडी याद हो चुके हैं। हमने पुराने टॉपिक्स में हमने जो लास्ट क्लास करा था दैट वाज अबाउट डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में बात करी थी, जो आपसे ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेटेड चीज है। आपने कहा हाँ मैम, तो बिना देरी के आप जनरल मीटिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है भैया, हम बड़ी तरीके की बातें करेंगे इसमें एंड मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, मेजर बात है ये आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए। एज आई सेड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, वी हैव मेनली टू एसेस। ठीक है, बड़े एसेस जो हमारे पास है वो दो हैं। आपने कहा मैम कौन कौन से? हमारे पास है SS1 और SS2। आपने कहा ठीक है मैम। SS1 इज डेडिकेटेड टू बोर्ड मीटिंग while SS2 is dedicated to आपका general meeting। ठीक है, so we have for board meeting and then we have for SS2 general meeting, and SS2 secretarial standard is something which is issued by of course ICSI। ठीक है, तो जब हम जनरल मीटिंग पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ के प्रोविजंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें आपका जो ICSI कहता है स्टैंडर्ड्स में कि और बेटर हम मीटिंग कैसे कर सकते हैं। कह रहे हैं मैम आप एक बात बताओ, ये हमसे कहा ही क्यों जा रहा है कि हम मीटिंग बेटर करें? रीजन, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आता है बेटा, वो आता है आप पर। कह रहे मैम हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, यस, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है एंड देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि कहीं मीटिंग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ विवाद ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बिकॉज इस चैप्टर की एक खास बात है, अगर आपने कोई भी प्रोविजन का ब्रीच किया ना, कोई भी सेक्शन का, सीधे जो मीटिंग हो गई है वो उठा के इनवैलिड करा दी जाती है। और उसके लिए फिर मल्टीपल शेयर होल्डर्स नहीं चाहिए। अगर एक आध शेयर होल्डर्स भी आ गए और कहते हैं भाई साहब आपने ये प्रोविजन ब्रीच किया है, मीटिंग कैंसिल मानी जाएगी। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। कह रहे हैं मैम इस चैप्टर में सेक्शंस कहां से कहां तक है? वी हैव सेक्शन 96 to 121। 96 एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन है आपका, जो स्टार्टिंग का सेक्शन है, एंड 121 जाते जाते हमारा जाता है फॉर द एनुअल रिपोर्ट बाय लिस्टेड कंपनीज। कह रहे हैं मैम चैप्टर तो बड़ा है और अभी आप देखना हाल एकदम फटाफट कैसे हो जाएगा, आपको क्लास में याद करा दूंगी। एंड इन सेक्शंस का ब्रीच करना इज इक्वल टू कहीं ना कहीं मीटिंग इनवैलिड कराना। हर मीटिंग बहुत खर्चे वाली चीजें होती हैं। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है। कह रहे मैम क्यों? मैं बताऊं क्यों, ये तुम बताओगे क्यों? कह रहे मैम हम बताते हैं, क्योंकि एक ही तो मेंबर होता है और जब मेंबर ही एक है तो मीटिंग कराने का कोई सेंस ही नहीं है बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली एक जना क्या मीटिंग करेगा, राइट? बट ये अपनी प्रॉपर बुक्स मेंटेन करेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक है, बुक्स मेंटेन करना, एंड जो भी डिसीजन लिया जाएगा बाय दैट मेंबर वो उसको बुक्स में एंटर कर दिएगा, रजिस्टर में एंटर कर देगा। आपने कहा मैम ठीक है, यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ा रही हो ये ओपीसी पे तो एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। बाकी ऑफ कोर्स कंपनीज पे एप्लीकेबल है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट? कह रहे हैं मैम ठीक है, अब आप स्टार्ट करो। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं कितने टाइप की मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, मैं आपसे अगर बात करूं, ये डायग्राम देखिएगा, कायदे से अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप की मीटिंग्स होती हैं। एक मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज बोर्ड मीटिंग, हम इसको आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेंबर्स की मीटिंग, और तीसरी इसको मैं साथ में एक ही कैटेगरी मानती हूं, दैट इज क्लास मीटिंग। डिवेंचर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की, ये बहुत कभी कभार होती है, ये अक्सर नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एज क्लास मीटिंग। ठीक है, सो वी हैव 3 कैटेगरीज अगर आप मुझसे बात करो। कह रहे हैं मैम 3 कैटेगरी क्या क्या? पहली बोर्ड मीटिंग, दूसरी शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एंड तीसरा कहीं ना कहीं आपका क्लास मीटिंग।
आपने कहा मैम ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स की। अब इस मीटिंग को करने के कई तरीके हैं, ऑब्वियस बात है। मेंबर्स की जो मीटिंग है आपकी वो हो सकती है क्लास मीटिंग, जैसे इन्होंने यहाँ लिख दिया है ना, ये कायदे से ये होनी चाहिए। और इनकी भी क्लास मीटिंग हो सकती है अलग अलग क्लासेस की, इक्विटी की अलग, प्रेफरेंस की अलग, इक्विटी शेयर्स में 10 रुपए वाली कैटेगरी अलग, 100 रुपए वाली कैटेगरी अलग, ऐसे करके। तो ये जितने पॉइंट्स बने हुए हैं ये हम आगे जाके करने वाले हैं टाइप्स में। पर 3 मीटिंग है कैटेगरीज मेन, अगर आप बात करो मुझसे, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स वगैरह की मीटिंग्स, राइट, क्लियर। और ये तो कभी कभी होती है, ये तो अक्सर होती भी नहीं है, ठीक है। आपने कहा मैम, कह रहे मैम इस चैप्टर में मेन हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में तो हम कायदे से 2 ही मेन मीटिंग्स पढ़ेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में वंस इन अ ईयर, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर करनी मैंडेटरी है। एंड ईजीएम का क्या है, जब कर लो, ये ऑप्शनल है। कह रहे मैम जिंदगी भर भी ना करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो ना करो डजंट मैटर। एंड क्लास मीटिंग के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग क्लास की मीटिंग्स हो सकती हैं अगर चाहो। हम तो मेनली जो सेक्शन 96 टू 121 में कवर करेंगे वो है एजीएम एंड ईजीएम। जब मैं वर्ड यूज करूं बेटा जनरल मीटिंग, आप समझ जाना जनरल मीटिंग में ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। सो व्हेन आई से किसी भी जनरल मीटिंग का 21 डेज पहले नोटिस जाएगा, दैट मीन्स एजीएम में भी 21 जाएगा, ईजीएम में भी 21 जाएगा, क्लास में भी 21 जाएगा। सो व्हेन आई यूज द वर्ड, ध्यान से क्या बोला मैंने, जनरल मीटिंग जब वर्ड यूज करूंगी इट इंक्लूड्स ऑल कैटेगरीज। जब मैं स्पेसिफिकली कोई कैटेगरी यूज करूंगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड मैं उसी कैटेगरी की सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूं, ठीक है। अपने को समझ में आता है, कह रहे यस मैम बिल्कुल समझ में आ गया हमें अच्छे से। आप बात करते हैं, कह रहे मैम बता दो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, सेक्शन 96 के बारे में। सुनिएगा, ये वो मीटिंग है जो कंपलसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करना। कह रहे हैं मैम किसी भी टाइप की कंपनी को करना ही पड़ेगा, यस, प्राइवेट को भी यस, पब्लिक को भी यस, स्मॉल को भी यस, ओपीसी को मैंने आपको इस चैप्टर में बाहर पहले ही कर दिया है, ओपीसी तो कवर होगा ही नहीं, ठीक। सो ओपीसी कवर नहीं होगा आपका। आपने कहा मैम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं, ये कायदे से सिर्फ सेक्शन 96 का हिस्सा नहीं है, ये वाली जो बात है ना, ये सेक्शन 102 में आती है, ठीक है। कौन सी सेक्शन में आती है, 102 में। आपने कहा मैम ठीक है, क्या बात क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, राइट, वी हैव ऑर्डिनरी बिजनेस एंड वी हैव स्पेशल बिजनेस, ठीक है। कौन कौन से बिजनेस है, ऑर्डिनरी है, स्पेशल है। ऑर्डिनरी नाम से समझ में आ रहा है जो होता ही रहता है, जो करना ही है, जो अक्सर आए दिन हमें लाइक इट्स एन एनुअल रिचुअल कि आप करोगे ही करोगे। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस कुल मिला के 5 होते हैं। कह रहे हैं मैम 5 ऑर्डिनरी बिजनेस हम याद कर लें, यस। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना, शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करना, अडॉप्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकेंड, साथ में 2 कागज और बनते हैं, दैट इज बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। मैं 3 कागज साथ में बोलती हूँ, फैब बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट, ठीक है। सो 3 कागज बने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। इनको हम 2 पॉइंट्स में कवर कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हुआ, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट प्रेजेंट हुआ, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट फॉलोड बाय दैट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, आपका जो फाइनल डिविडेंड, कह रहे हैं मैम पिछले चैप्टर में आपने कराया था जी, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड आपका एक एनुअल चीज है। कह रहे हैं मैम हाँ वो तो हमें याद है, एजीएम में ही अनाउंस होता है, एग्जैक्टली राइट। सो 3 बातें हो गई। फोर्थ, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स and appointment, reappointment and remuneration of the auditors. So we have 5 categories, right? We have financial statements adopt करना, auditor report, board report adopt करना, declaration of dividend, directors का appointment वगैरह and auditors का appointment. ये 5 चीजों को हम ordinary business मानते हैं in the entire act मेरे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा इन 5 आइटम्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ भी छठा आइटम नहीं है जो ऑर्डिनरी बिजनेस है। आपने कहा मैम ठीक है, और ये बातें हैं सेक्शन 102 की, बट मैम 96 में क्यों करा रही हूं अभी समझाती हूं आपको, राइट। सो वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करना,
ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट अडॉप्ट करना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड आपका रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ये 5 चीजें सिर्फ हैं पूरे एक्ट में जिसको हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस मानते हैं। और अब आप इससे रिलेटेड एक बात सुनिएगा जो मैं सेक्शन 96 में आपको कराना चाह रही थी। आपने कहा मैम क्या है वो सेक्शन 96 की बात? ये ऑर्डिनरी बिजनेस जो है सिर्फ और सिर्फ प्योरली डिस्कस होता है इन द एजीएम। यानी ये जो 5 आइटम है इसके लिए आपको प्रॉपर एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। आप उसको फॉरगो नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। वाइल इसके अलावा जितने भी बिजनेस आपने आज तक डिस्कस करे हैं मुझसे, ठीक है, जैसे कैपिटल क्लॉज, नेम चेंज करना, कैपिटल बढ़ाना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बाय बैक, कुछ भी इस टाइप के काम, राइट, कुछ भी, यू टॉक अबाउट एनी ABC चीज अपार्ट फ्रॉम दीज 5 थिंग्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो बिजनेस कैटेगरी कहलाती है वो कहलाती है स्पेशल बिजनेस। सो एनीथिंग अदर देन 5 आइटम्स, एनी, क्या लिख रही हूं मैं, है ना, एनीथिंग अदर देन 5 आइटम्स, ये जो 5 आइटम है ना बेटा, इनके अलावा आप अगर मुझसे कोई भी बिजनेस की बात करो, दैट बिजनेस विल बी कंसीडर्ड एज स्पेशल बिजनेस, ठीक है। एंड स्पेशल बिजनेस कंसीडर जो होता है, स्पेशल बिजनेस कैन बी डिस्कस्ड एनीवेयर, चाहे तो आप इसको एजीएम में डिस्कस कर लो, चाहे तो आप इसको ईजीएम में डिस्कस कर लो। सो अगर मैं मुद्दे की बात करूं, ऑर्डिनरी बिजनेस 5 है, स्पेशल बिजनेस उन 5 के अलावा सारे हैं। सेकेंड, ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में डिस्कस हो सकते हैं, जबकि स्पेशल बिजनेस के संग ऐसा है कि आप उसे एजीएम में भी डिस्कस कर सकते हो, आप उसे ईजीएम में भी डिस्कस कर सकते हो। सो ईदर वेज इट इज ओपन फॉर यू, राइट, आप उसे कहीं भी डिस्कस कर लो, चलेगा अपने को। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, ऑर्डिनरी बिजनेस क्योंकि ऑर्डिनरी है तो उसके लिए जो हम लोग नॉर्मली रेजोल्यूशंस पास करते हैं, जो वोटिंग होती है वो होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दैट इज 51%। वाइल स्पेशल बिजनेस में आपका OR भी हो सकता है एंड SR भी पास हो सकता है, इट डिपेंड्स कौन से सेक्शन में हम कवर कर रहे हैं उस चीज को। जैसे बोनस शेयर्स का इशू करना, बोनस शेयर का इशू करना है तो स्पेशल बिजनेस, बट रेजोल्यूशन OR पास होता है, ठीक है। सो इट माइट वेरी। एंड स्पेशल बिजनेस क्योंकि स्पेशल है तो उसमें साथ में एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, व्हाट आर द मटेरियल फैक्ट्स, डायरेक्टर्स की एमपी वगैरह की लिस्ट 2% वालों की, एंड सो ऑन एंड फोर्थ। बट ऑर्डिनरी बिजनेस क्योंकि इतना ऑर्डिनरी है तो हमें कुछ भी एज सच डिस्कस, इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता है। दिस इज द ब्यूटी। एंड ये बात सबसे पहले आई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस विच कैन बी डिस्कस्ड इन एजीएम। एजीएम में तो आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ऑर्डिनरी भी डिस्कस कर सकते हो और स्पेशल भी। EGM में आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशल डिस्कस कर सकते हो। Similarly, if I say the corollary, ordinary business can be only discussed in AGM, while special business can be discussed in either AGM or EGM, whatever you are organizing. So that's absolutely okay. आपने कहा मैम ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। आपने इनफैक्ट 2 सेक्शंस कहीं ना कहीं साथ में कवर कराए हैं। 96 तो इज द बेस सेक्शन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। लाइक पहला ही सेक्शन जो आपका स्टार्टिंग सेक्शन है जनरल मीटिंग का, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन 96। एंड इन सेक्शन 102 वी डिड ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। आपने कहा मैम ठीक है, ये बात समझ में आई हम। अब ये बताओ हमें एनुअल जनरल मीटिंग कब करनी है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस निकाल लेती हूँ। कह रहे हैं मैम आप अब एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताओगी जी, और मैं विद डायग्राम ना आपको याद करा दूंगी। कई लोग कहते हैं कि मैम हमारे को ना कुछ माइंड मैप्स टाइप का करा दो। माइंड मैप्स मैं तो भैया सिंपल हिंदी जानती हूँ, ठीक है, मैं तो डायग्राम करा दूंगी वो, ठीक है, और वही मेरा माइंड मैप है, दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाती है आपके कहीं ना कहीं, है कि नहीं? कह रहे हैं हाँ जी मैम वही बता दो। देखो यार, एजीएम की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एजीएम की, यानी आपकी कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, हमने कहा आप अपनी एजीएम विद इन 9 months कर लो फ्रॉम द एंड ऑफ
फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी आपकी कंपनी जिस भी साल इनकॉर्पोरेट हुई है आप उससे अपने 9 महीने आगे कैलकुलेट करो, और उस 9 महीने में अगर मैं बात करूं सिंपल सी, तो 31 दिसंबर की डेट आएगी आपकी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप दिसंबर तक अपना फर्स्ट एजीएम कर लो, सिंपल। अब ये हो गया फर्स्ट एजीएम। एंड इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आरओसी कोई प्रकार का टाइम एक्सटेंड नहीं करती है। कह रहे हैं मैम क्यों नहीं करती है, अभी समझाती हूँ, ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सब्सिक्वेंट का मतलब हुआ जो फर्स्ट एजीएम के बाद हर साल एजीएम होगी। इसमें 3 बातें हैं। फर्स्ट, विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो जाए हर साल, यानी इसका मतलब हुआ 30 सितंबर की डेट आ गई आपकी, आपने कहा मैम ठीक है। सेकेंड, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एजीएम्स शुड बी मैक्सिमम 15 मंथ्स, यानी पिछली जो एजीएम हुई है और अब जो एजीएम इस साल हो रही है उन दोनों में मैक्सिमम गैप कितना हो आपका 15 मंथ्स का, उससे ज्यादा का गैप ना हो। यानी अगर पिछले साल आपने 1 अप्रैल को कर दी है तो इस साल आपको 1 जून तक फिर करनी पड़ेगी, अप्रैल में जून 30 जून तक करनी पड़ेगी, सॉरी, राइट। एंड थर्ड, एक एजीएम करना एक कैलेंडर ईयर में मैंडेटरी है, यानी एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम आ जाए, इस तरीके से हिसाब लगाओ आप। ऐसा ना हो एक ही कैलेंडर ईयर में जनवरी की भी मीटिंग हो रही हो और अप्रैल वाली मीटिंग भी हो रही हो, तो कैलेंडर ईयर भी हमें देखना पड़ेगा जनवरी टू दिसंबर। और अब आप इसमें एक बात समझना मेरे बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स के बीच में एंड है, यानी इनमें से जो पहले हो जाए, हमने कि भाई साहब हमारा ये वाला तारीख पहले पड़ रहा है, इसके बाद की बात पड़ रही है, वो आखिरी डेट होगी एजीएम करने की। सो विच एवर हैपन्स अर्लियर ना, आपका जो पहले एजीएम की डेट पड़ जाए इनमें से, देखो इसकी तो दिक्कत आती नहीं कैलेंडर ईयर की, ज्यादा दिक्कत इसकी और इसकी आती है मेन। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 6 मंथ्स भी कैलकुलेट कर लो, 15 मंथ्स भी कैलकुलेट कर लो, और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा हो, मतलब दोनों में जो डेट पहले आ रही हो वो वाली एजीएम की डेट लास्ट मान ली जाएगी। आपने कहा मैम क्या इसमें आरओसी इंटरफेयर कर सकता है? यस, आरओसी इसमें चाहिए तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है जो भी लास्ट डेट आ रही हो। अब आप समझना इसमें तो ऑलरेडी 9 मंथ्स है, यानी अगर आप देखो यहाँ 6 थे या 9 थे, यहाँ ऑलरेडी 3 महीने का एक्सटेंशन हमने अच्छा खासा दिया है, और कहाँ ले जाएं उस मीटिंग को, और 31 दिसंबर के बाद ले जाएंगे तो वो अगला साल कैलेंडर ईयर में 2 मीटिंग हो जाएंगी। इसलिए हमने कहा यहां आरओसी का इंटरफेरेंस हो सकता है, यहां आरओसी का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ये है असली सेक्शन 96। अगर आप मुझसे बात करो, दिस इज सेक्शन 96। यस, कि आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा है। आपने कहा मैम फर्स्ट एजीएम के बारे में बात है, और दूसरा सब्सिक्वेंट एजीएम के बारे में बातचीत है। सब्सिक्वेंट एजीएम में हमें 3 बातें करनी है साथ में। 3 बातें क्या क्या? क्लियर? सो वी हैव 3 थिंग्स इन सब्सिक्वेंट एजीएम व्हाइल ओनली 1 थिंग इन द फर्स्ट एजीएम, राइट? ये सेक्शन 96 का बेस है, और आप इसको मान के चलो, दिस इज एमसीक्यू वाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? यही है आपका, ये देख लो, चेक कर लो। वी हैव 9 मंथ्स फर्स्ट एजीएम, देन वी आपका सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ्स, 15 मंथ्स, एंड ऑफ कोर्स कैलेंडर ईयर एक में होनी चाहिए। सेबी की कुछ और गाइडलाइंस भी हैं। सेबी ने एलओडीआर रेगुलेशंस ने कहा है जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज हैं, ठीक है, ये सिर्फ सेबी की गाइडलाइंस है, आपको इनको जो एजीएम करना है इनको विद इन अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स करना है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इनको 31 अगस्त तक कर लेना है अपना। ये 30 इनको टाइम पीरियड और कम दिया है, एंड इनको 1 वे लाइव वेबकास्ट भी करना होगा एजीएम्स का, यानी ऑनलाइन भी इनका वो जाएगा। सो दैट्स ओके। टॉप 100 कंपनीज के लिए अगर हमने ये लिमिट लगा दी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वी आर सेइंग कि आप इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स यू डू दैट मीटिंग इन 5 मंथ्स। सो दैट इज द मेन थिंग। अब सवाल ये कि ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी कि आरओसी 3 महीने का टाइम दे सकता है सब्सिक्वेंट एजीएम्स में, बट नॉट इन केस ऑफ
ROC can extend time in subsequent AGMs, और मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकता है 3 months, while ROC cannot do this in case of first AGM. ठीक, क्लियर है अपने को? सब लोग ओके हैं? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो जी। ठीक है मैम, समझ गई ये वाली बात। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़े इससे। आपने कहा मैम बिल्कुल बढ़ो। और अब सवाल ये कि क्या डेट, क्या टाइम, क्या प्लेस होना चाहिए। डे ऑफ कोर्स कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे हमारे पास 3 ही है बेटा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कह रहे हैं हाँ मैम, और 2 अक्टूबर। इनके अलावा आप कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हो। ऑफिस आवर्स में करो, दैट इज 9 AM to 6 PM का टाइम है। ठीक है, आप कहाँ करें मैम? या तो आप कर लो इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी के, या फिर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में इतनी जगह नहीं है लोगों को बिठाने की तो दैट्स ओके, तो आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस कर लो, इन द सेम टाउन, विलेज और सिटी जहां पे आपका मेन ऑफिस है। सो अगर मान लीजिए आपका दिल्ली में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, या तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लो, या रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर उस दिल्ली में कहीं पर भी आप कर सकते हो मीटिंग, दैट इज नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट अब तो इसमें ना कुछ कुछ चीजों में अमेंडमेंट्स आया है, मैं आपको वो अमेंडमेंट्स भी बता देती हूँ साथ में। लिस्टेड कंपनी के लिए तो यही वाला प्रोविजन है जो अभी अभी हमने किया, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस में ये वाला जो प्रोविजन है, रजिस्टर्ड ऑफिस में करो, या फिर अगर जगह नहीं है तो आउटसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस बट इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। ठीक है, आपने कहा मैम ठीक है। और अगर इन्होंने एक अमेंडमेंट दिया है अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, ये कहीं पर भी कर सकती हैं एनीवेयर इन इंडिया, प्रोवाइडेड सब लोगों ने, इनके सारे मेंबर्स ने, ऑल द मेंबर्स दे हैव गिवन इन एडवांस एक रिटन कंसेंट कि हाँ आप कर लो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंसेंट दे दें कि आप इंडिया में कहीं पर भी कर लो, और ये पहले आ जानी चाहिए कंसेंट बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग। एंड थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये बात आई है, गवर्नमेंट कंपनी भी चाहे तो कहीं भी कर सकती है एनीवेयर इन इंडिया, जहां पर भी कंफर्टेबल हो, जहां पर भी गवर्नमेंट अलाउ कर दे। सो दिस इज द ट्रिक। नाउ वी हैव एनुअल जनरल मीटिंग। पहले तो यही होता था, एक सिंगल प्रोविजन था कि आप या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में करोगे या आउटसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस करोगे इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। अभी जो अमेंडमेंट आया है उसमें 3 कैटेगरीज डिवाइडेड है। लिस्टेड कंपनी के लिए सेम ओल्ड प्रोविजन, अनलिस्टेड कंपनीज एनीवेयर इन इंडिया कर सकती हैं प्रोवाइडेड सारे मेंबर्स जो हैं उसके, ऑल द मेंबर्स, आप देखो ऑल द मेंबर्स उस चीज के लिए रिटन कंसेंट दे दें पहले से एडवांस में। एंड थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड गवर्नमेंट उस चीज के लिए ऑथराइज कर दे। ऑफिस आवर्स 9 AM to 6 PM एनी टाइम ऑन एनी डे एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडे। ठीक है, आप देखो गवर्नमेंट कंपनी भी कहीं पर भी कर सकती है प्रोवाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर्स वगैरह डिसाइड कर लेंगे जो भी टाइम वगैरह रखना है, तो इसके लिए इतनी कोई बहुत बड़ी मारामारी नहीं है। सो मेन 3 बातें जिन कंपनीज के लिए है वो है लिस्टेड, अनलिस्टेड, गवर्नमेंट कंपनी। और होनी ऑफ कोर्स ओल्ड प्रोविजन, कहीं पर भी प्रोवाइडेड सब लोग एग्री करें, कहीं भी इन इंडिया, इंडिया के बाहर आप एजीएम नहीं कर सकते हो। ठीक है, परमिशंस, राइट। आपने कहा मैम ठीक है। यहां मेनली हमारी एनुअल जनरल मीटिंग की बात हुई। मैंने आपके संग ऑर्डिनरी बिजनेस की सारी बातें कर ली, स्पेशल बिजनेस की बातें कर ली आपसे। 5 आइटम, ये देखो 1 2 3, चला क्यों नहीं भाई, 4 और कहाँ गया, एक कहाँ गया, मिक्स कर दिया क्या इन्होंने? हाँ, इसमें इन्होंने 2 पॉइंट मिक्स कर दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट वाले, तो ये 1 + 2 हो जाएगा।
राइट। तो इस तरीके से पॉइंट है, रेस्ट सारे बिजनेस स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे। सेक्शन 102 एज आई डिस्कस्ड विथ यू। आपने कहा मैम बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात मैंने करी थी, स्पेशल बिजनेस में अटैच होगा और ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं होगा। 3 मार्क्स के हिसाब से आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ठीक, तो 3 मार्क्स 3 डिफरेंसेस, ये एजीएम में, ये एजीएम और ईजीएम में कहीं भी, ओआर या एसआर कुछ भी, 5 आइटम, इसमें 5 आइटम के अलावा कुछ भी, और इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं, यहाँ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, राइट। तो 4-5 डिफरेंस के पॉइंट्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ये हटा देती हूँ, गंदा लगेगा, राइट। ठीक है, एंड पेनल्टी लगेगी यार, पेनल्टी का अमाउंट आप याद कर सकते हो, कर लो। आपका पेनल्टी है अगर एजीएम नहीं करी तो 1 लाख रुपए, और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट रहा तो रोज का 5,000 रुपए भी हो सकता है, 5,000 पर डे। उसके बाद नॉर्मली ट्रिब्यूनल ऑर्डर इंटरवीन करता है और ट्रिब्यूनल एजीएम ऑर्गेनाइज करवाता है, और ट्रिब्यूनल जो मीटिंग, बिकॉज ट्रिब्यूनल तो परमात्मा है ना, हमने हमेशा ये रोशनी बनाई हुई है ट्रिब्यूनल की, जो मीटिंग हो रही है वो उसे एजीएम डिक्लेयर करा के मीटिंग करवा देता है। सो इसमें हम ट्रिब्यूनल की पावर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी नो ट्रिब्यूनल जो चाहे वैसे कर सकता है। ठीक है, क्लियर, ये नॉट एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी ये है, इट इज वेल सेटल्ड, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग आप बुला रहे हो, चाहे तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हुए हो या नहीं हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एजीएम तो करनी ही है। इट्स एल सोम्ब्रेरो लिमिटेड, इट्स अ वेरी ओल्ड केस एक्चुअली, मैंडेटरी टू कंडक्ट एजीएम, आप पे कोई बहुत ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ रेडी हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक, सो हियर वी टॉक्ड अबाउट 96 मेनली, एंड छोटे मोटे पेनल्टी के सेक्शंस 99 वगैरह हैं, आप उन्हें याद मत करो। 96 के बाद वी ऑल्सो डिड 102, दैट इज अबाउट ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। आपने कहा मैम ठीक है, वी डिड दीज 2 मेन टॉपिक्स अभी तक। या सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग करनी जरूरी है, 2 टाइप्स के बिजनेस, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, दोनों डिस्कस होते हैं। ऑर्डिनरी तो सिर्फ एजीएम में डिस्कस होते हैं, 5 आइटम्स ऑर्डिनरी बिजनेस के, उसके अलावा सब कुछ स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो सेड कि एजीएम कब करनी है, फर्स्ट एजीएम कब, सब्सिक्वेंट एजीएम कब, 6 मंथ्स, 15 मंथ्स गैप और कैलेंडर ईयर में। देन वी डिड कहाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस वाली बात, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। वी डिड टाइम 9 AM to 6 PM के बीच में आप कर लो, एंड नेशनल हॉलीडे के अलावा आप कभी भी कर सकते हो। सो इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑन अ संडे, दैट्स ओके, वी हैव नो इश्यूज, अगर मेंबर्स रेडी हैं तो उस चीज के लिए। वी डिड ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किस में जाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कह रहे मैम स्पेशल में जाता है, यस। ठीक, अब बात कर रहे हैं जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। आपने कहा मैम बताओ क्या चाहिए। भाई साहब, एक तो प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा बुलानी चाहिए। कह रहे हैं मैम प्रॉपर अथॉरिटी क्या मानी जाएगी, प्रॉपर अथॉरिटी आपकी मानी जाएगी या तो बीओडी या एनी ऑथराइज्ड पर्सन बाय बीओडी। आपने कहा मैम ठीक है, मीटिंग बुलाएंगे तो बीओडी ही, नोटिस तो बीओडी, और नोटिस जाना चाहिए प्रॉपर अंडर सेक्शन 101। हमने कहा अगर हमने नोटिस, लेट से ये केस स्टडी है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग लाइक पोस्ट कर दिया और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दिया। सो वी डिड 2 थिंग्स, वी पोस्टेड प्लस हमने न्यूज़पेपर में भेजा। इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर वे ऑफ सेंडिंग नोटिस। मैंने आपसे इस चैप्टर के बिगनिंग में कहा था, छोटी छोटी बात पर मीटिंग कैंसिल कराई जा सकती है। सो आपको ना एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखना है, बहुत सोच समझ के मीटिंग्स करवानी है और करानी तो है ही है, राइट। सो हमने कहा ये प्रॉपर डीम्ड नोटिस माना जाएगा। गणेश कमर्शियल कंपनी लिमिटेड वर्सेस अरुण कुमार मोहता का केस है ये आपका, राइट। सो नाम मलाई मत याद करिए आप केस स्टडी का, बट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर हमने पोस्टिंग
एज वेल एज न्यूज़पेपर दोनों में छापा है, तो कोई बुराई इसमें नहीं है। आपने कहा मैम बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, जब पोस्ट कर रहे हैं एंड प्रॉपरली नोटिस न्यूज़पेपर में भी छाप रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, जो भी हम बिजनेसेस करें उस दिन डिस्कस, ऑर्डिनरी चाहे स्पेशल, उनके प्रॉपर रेजोल्यूशंस रिकॉर्ड होने चाहिए। आपने शो ऑफ हैंड्स किया है या वोटिंग बाय पोल, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। शो ऑफ हैंड्स का मतलब हुआ 1 पर्सन 1 वोट, हाथ ऊपर उठा के 1 पर्सन 1 वोट, अटेंडेंस जैसे हम लेते थे वैसे वोटिंग, इररिस्पेक्टिव आप पे कितने शेयर्स हैं। और पोल का मतलब होता है 1 शेयर 1 वोट, और उसमें आपके पास कितने शेयर्स हैं उससे फर्क पड़ता है। तो आपको मेथड बताना पड़ेगा कि कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा बिजनेस किस मेथड से डिस्कस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हुआ है आपका या कैसे हुआ। प्रॉपर मिनट्स बताए जाएंगे। मिनट्स का मतलब होता है अंडर सेक्शन 118 समरी बनाई जाएगी प्रॉपर तरीके से। आपने कहा मैम ठीक है, बिल्कुल समरी वगैरह बना दी जाएगी, सॉर्टेड। आपने कहा मैम गुड, ओके। केस स्टडी है एक सिंपल सी कि अगर कोई प्रकार की मिनट्स में एरर हो गई है, रिकॉर्डिंग में कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, यानी कोई टाइपिंग प्रिंटिंग एरर हो गई है, तो उसको सही करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बाद में आप रेक्टिफाई कर सकते हो। इट्स अ केस स्टडी ऑफ उषा मार्टिन टेलीमैटिक्स लिमिटेड वर्सेस आरओसी। तो आपको उसे मिनट्स को छेड़छाड़ करना नहीं कहते, टैंपरिंग नहीं कहते, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो दैट्स द थिंग। आपने कहा मैम ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 100 की, इंपॉर्टेंट है, यस मैम। मैंने आपके संग सेक्शन 96 में बात करी ऑफ, अगर आप देखो वी डिड ऑफ एजीएम, ठीक है, एंड इन सेक्शन 100 वी आर टॉकिंग अबाउट ईजीएम। एंड ईजीएम कौन कौन बुला सकता है? ऑफ कोर्स बीओडी तो बुला ही सकते हैं। अगर बीओडी बुला रहे हैं तो हो सकता है शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट डाली है, शेयर, और मोस्टली ऐसी ही होती है, ठीक है। हो सकता है बीओडी फेल हो गया हो, बीओडी मीटिंग नहीं कर पाया हो, तो इसलिए रिक्वेजिशनिस्ट ने यानी शेयर होल्डर्स ने खुद ही मीटिंग बुला ली। और लास्ट ऑप्शन तो ऑफ कोर्स ट्रिब्यूनल का होता ही होता है। सो कायदे से देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 कैटेगरीज। बीओडी बुलाए, रिक्वेजिशनिस्ट खुद बुलाए, रिक्वेजिशनिस्ट बीओडी को रिक्वेस्ट करें तुम बुला दो, और नॉर्मली यही होता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल बुलवा ले। ये चारों बातें कौन सी सेक्शन में आती हैं? आपके सेक्शन 100 में। आपने कहा मैम ठीक है, समझ गए। अगर बोर्ड सुओ मोटो बुला रहा है, सुओ मोटो का मतलब खुद से बुला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिया में बुलाओगे, इन एनी प्लेस इन इंडिया। हाँ, अगर आप किसी की होली ओन सब्सिडरी हो और आप फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी आप 100% इंडियन कंपनी के 100% आपके शेयर्स जो हैं सब्सिडरी में, फॉरेन सब्सिडरी में होल्ड करे हुए हैं इंडियन कंपनी ने, यानी इनकॉर्पोरेटेड भले ही बाहर है, लोकेटेड बाहर है, परंतु उसका 100% कंट्रोल इंडिया के पास है। हमने कहा यार देखो, ऐसी कंट्री को हम अलाउ कर सकते हैं, आप अपनी ईजीएम बाहर कर लो। देखो मैंने ये बात एजीएम के लिए कभी भी नहीं कही थी, एंड ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ईजीएम में एकमात्र टाइप की कंपनी जो बाहर आउटसाइड इंडिया आपको कह सकती है कि ईजीएम कर लेते हैं, दैट इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ एन इंडियन कंपनी। सो 100% शेयर्स एक इंडियन कंपनी के पास है, ऐसी एक फॉरेन कंपनी के, विच इज ओके, दैट्स ओके। आप अपना ईजीएम बाहर ऑर्गेनाइज कर लो। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आई, अगर रिक्वेजिशनिस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीओडी को, मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले तो परसेंटेज समझ लीजिए। यू नीड टू रिमेंबर द परसेंटेज, इट इज 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल कह लो, या 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर कह लो। जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं होती वहां हम वोटिंग पावर वर्ड यूज करते हैं। मुद्दे की बात 1/10। इतने लोग अगर जाके रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड को, कह रहे हैं मैम इन्हें कितने दिन पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? आप जब भी रिक्वेस्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम, क्योंकि 21 डेज का नोटिस तो देखो बीओडी को देना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द जो मीटिंग हो सकती है आपकी वो 21 दिन में हो सकती है। एंड मैक्सिमम टाइम जो दिया हुआ है सेक्शन 100 में, दैट इज 45 डेज के अंदर
आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा दो। यानी अगर आज 1 तारीख को लेट्स से हमने मीटिंग का नोटिस भेजा हुआ है, तो विद इन 21 डेज इज द अर्लीस्ट टाइम जो मीटिंग हो सकती है, बिकॉज 21 डेज तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड 45 डेज इज द मैक्सिमम टाइम। आप अगर डिले करना चाहो तो आप मैक्सिमम 45 डेज में बीओडी मीटिंग बुला ले। देखो रिक्विजिशनिस्ट, ये वाला जो हमने चार्ट पढ़ा है ना बेटा, ये वाला ऑप्शन वाकई में थर्ड ऑप्शन ही है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो बीओडी ही है जो ईजीएम बुलाती है। दूसरा ऑप्शन यही है कि आपके शेयर होल्डर्स ने कहा बीओडी को कि बुलवाओ विद इन 21 डेज अर्लीस्ट एंड 45 डेज डिलेड मैक्सिमम। अब क्या होगा, बीओडी या तो बुला लेगा या नहीं बुलाएगा। अगर बुला लिया तो ठीक, और नहीं बुलाया ना 45 डेज में भी, तो आप ये मान के चलो विद इन 90 डेज जब से हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी है, अगर सही बात बोलूं तो पता है कितना हुआ, अगले 45 दिन, 45 बीत गए। देखो अगले 45 दिन में ये जो 45 बीते ना, इसके बाद अब बात चली जाएगी रिक्वेजिट टेस्ट पे, और वो बुला लेंगे अपनी मीटिंग। मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं खोला डायरेक्टर्स ने, कोई बात नहीं है भैया, तुम मीटिंग बाहर पार्क में बैठ के कर लो, वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। सो विद इन 21 डेज आपको कहीं ना कहीं अपनी मिनिमम ईजीएम बुलवानी है। नहीं बुलाया चलो कोई बात नहीं, आप मैक्सिमम 45 डेज में बुलवा लो। और अगर वो भी नहीं बुलवा रहे हो ना, तो भाई साहब फिर बीओडी से ये बात शिफ्ट होके जाएगी रिक्विजिशनिस्ट पे, और रिक्विजिशनिस्ट कहीं ना कहीं इस काम को कहते हैं हम कर देंगे अगले 45 दिन में, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है 90 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट, बिकॉज 45 बीत चुके, 45 और हमारे को टाइम मिल गया, एंड रिक्वेजिशनिस्ट की जो मीटिंग होगी वो आपकी वैलिड मानी जाएगी। सो आपको इसमें ना 3 पॉइंट्स याद करने हैं सेक्शन 100 में। पहला, कौन बुलाएगा, आपने कहा मैम 1/10। दूसरा, कहाँ होगी, वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो, नहीं हो तो एनीवेयर इन इंडिया कर लो, कोई बात नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है कंपनीज की। होल्डली ओन सब्सिडरी अगर फॉरेन में है तो वो फॉरेन में कर ले अपनी ईजीएम। और तीसरा, दिन, कितने दिन, अगर शेयर होल्डर्स कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो 21 दिन में बीओडी मीटिंग बुलवाएगी। 45 डेज मैक्सिमम टाइम है बीओडी के पास, नहीं तो 90 डेज का टोटल टाइम है फ्रॉम सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट। कहीं ना कहीं 3 सवाल, कौन बुलाएगा मीटिंग, ठीक है, कहाँ बुलाई जाएगी, और कितने दिन का पूरा खेल है आपका ईजीएम का। एंड ईजीएम में आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही डिस्कस किए जाते हैं। आपने कहा मैम ठीक है, ये देख लो, ये सारी बातें वही आ गई, 21 डेज, 45 डेज, 3 मंथ्स या 90 कह लो इसे, ठीक। और हाँ, अगर ईजीएम का कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम मतलब मिनिमम लोग नहीं आए और रिक्वेजिशनिस्ट नहीं बुलाया था, तो मीटिंग कैंसिल ही हो जाएगी फिर, ठीक है। कैंसिल क्यों हो जाएगी मैम, कैंसिल इसलिए हो जाएगी बिकॉज तुम ही बुला रहे थे मीटिंग और तुम ही नहीं आए मीटिंग में, तो फिर भैया जाओ, जय माता दी, कैंसिल होगी ना मीटिंग। क्लियर, वी आर गुड, सॉर्टेड, ओके, लवली, मजा आ गया। चलो जी, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज एडजर्न मीटिंग। आपने कहा मैम एडजर्न मीटिंग क्या होता है। एडजर्न मीटिंग का मतलब होता है आपका अंडर सेक्शन 105 कोरम नहीं आया, ठीक है। कोरम का मतलब हुआ मिनिमम मेंबर्स जो हमें चाहिए मीटिंग करने के लिए। आपने कहा मैम ठीक है, कोरम नहीं आया, फिर अब क्या करें भाई साहब। अब कोरम नहीं आया है तो 2 काम होंगे, ठीक है। अगर ईजीएम है, ठीक है, अंडर सेक्शन 100 जो अभी हम पिछले वाले टॉपिक में करके आए हैं, तो हमने कहा देखो मैं एक डायग्राम ही बना देती हूँ आपके लिए। अगर ईजीएम है तो हमने कहा यार इसे तो करो अंडर सेक्शन 100 जो शेयर होल्डर्स ने बुलवाई थी कैंसिल। ऐसे में एडजर्न के केस में तो कैंसिल ही होगी, एडजर्न नहीं करेंगे। एडजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन करना, आगे बढ़ाना। बट अगर कोई और अदरवाइज मीटिंग थी जो बीओडी ने बुलाई, चाहे एजीएम चाहे ईजीएम, हमने कहा यार देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, आप एडजर्न तो करोगे, ठीक है, एडजर्न मतलब आगे शिफ्ट करोगे। एज पर लॉ अगर कोई कुछ डिसाइड ना करे, कोई कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक सेम डे, यानी अगर मंगल को है तो मंगल को ही, सेम टाइम, और 11 बजे थी 11 बजे, और सेम प्लेस हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देंगे।
आपने कहा मैम ठीक है, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आपने कहा मैम सॉर्टेड है, ओके है। ठीक, सेम प्लेस पे। मान लो अगर ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे में ना नोटिस भी नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिक होता है, सबको पता होता है कि ऐसे ही शिफ्ट किया जा रहा है, तो नोबडी रिक्वायर्स अनदर नोटिस। बट अगर आप इसको अपनी मर्जी से यानी बीओडी अपने हिसाब से चेंज करना चाहे तो कर सकता है, और जब भी करे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको उस केस में एटलीस्ट 3 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। वापस से घर में भेजने की जरूरत नहीं है नोटिस को, आप 2 न्यूज़पेपर्स में निकाल दो, लोकल में वर्नाकुलर मतलब, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में वेबसाइट पे डाल दो तो काम चल जाएगा। सो वी हैव 2 कैटेगरीज। हमने कहा फर्स्ट कैटेगरी में है अगर ईजीएम थी अंडर सेक्शन 100 जो रिक्वेजिशनिस्ट ने बुलवाई थी तो हम मीटिंग कैंसिल करेंगे, क्योंकि यार जब लोग ही नहीं आ पा रहे जिन्होंने कहा है मीटिंग करने को, तो एडजर्न करके क्या फायदा है, राइट? कैंसिल करो। एंड अगर नॉर्मल कोई और मीटिंग थी जिसमें कोरम नहीं आया बिगनिंग में, हम उनका इंतजार करेंगे 30 मिनट्स, फर्स्ट 30 मिनट्स वेट करेंगे, एंड उसके बाद 30 मिनट्स वेट करने के बाद हम कहीं ना कहीं मीटिंग को एडजर्न करेंगे। 30 मिनट्स में आ गए तो ठीक है, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, नहीं आए तो या तो बिना बोले नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगी बात, और अगर बोला है आपने तो फिर बीओडी प्रॉपर 3 डेज का नोटिस देगी सबको कि हम नेक्स्ट वीक नहीं कर रहे, कोई और दिन करेंगे। उसके लिए नोटिस आ जाएगा 3 दिन पहले, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अडजर्न मीटिंग एंड इट इज यू नो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो। कहाँ गए हम? ये रहे, ये देखिए, आपने वेट किया कितनी देर का, देखो चेक करो, हाफ एन आवर का, ठीक है। मीटिंग एडजर्न हो गई, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे, या फिर कोई और अदर डेट पे भी आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड इसके लिए एटलीस्ट कितने दिन का नोटिस जाएगा, 3 दिन पहले बताओगे, 2 न्यूज़पेपर में बताओ, एक इंग्लिश एक लोकल, और दूसरा वेबसाइट पे जरूर से डिस्क्लोज कर दो। कह रहे मैम व्हाट इफ उस एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आए लोग, लाइक कोरम उसमें भी पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, जितने आए हैं फिर उस मीटिंग में उतनों से मीटिंग कर ली जाएगी, उतना को कोरम मान लिया जाएगा, प्रोवाइडेड 2 लोग तो आ ही जाए, ठीक है। 2 लोग से कम हुए तो फिर मीटिंग ही नहीं है, उतने को कोरम मान लिया जाएगा, ठीक। देखिए, if at the adjourned meeting also a quorum is not present within half an hour, हमने आधे घंटा वेट किया, from the time appointed for holding the meeting, the members present being not less than 2 in number will constitute the quorum। फिर जितने आए हैं उतने के हिसाब से हम मीटिंग करवा लेंगे, मान ली जाएगी। अब आप एग्जाम्पल देखो कोरम के लिए, काउंटिंग के लिए, और हाँ, कोरम में कौन कौन काउंट होते हैं मैं आपको बता दूं। इक्विटी शेयर होल्डर्स काउंट होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली काउंट नहीं होंगे, प्रॉक्सी काउंट नहीं होंगे, बट अगर गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह आए हैं जैसे, वो काउंट होंगे। आपके अगर 2 कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव एक ही जना है तो वो 2 काउंट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब आप देखना, मिस्टर ए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र काउंट किए जाएंगे, मिस्टर बी एंड सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। मिस्टर डी रिप्रेजेंटिंग एबीसी लिमिटेड एंड स्काई लिमिटेड, तो ये 2 काउंट किए जाएंगे, एंड ये सारे जो प्रॉक्सीज हैं ये काउंट नहीं किए जाएंगे। तो आपके ए काउंट हुए और मिस्टर डी 2 काउंट हुए, तो टोटल 3 लोग हुए कोरम के। एंड चाहिए कितना था इनको कोरम, लिखा हुआ है 7 का कोरम चाहिए था, यानी कोरम पूरा नहीं हुआ है। 3 इज ऑफ कोर्स लेस देन 7, ठीक, क्लियर? आपने कहा मैम बिल्कुल सॉर्टेड है हमारे लिए ये बात, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कह रहे हैं मैम वैसे कायदे से कोरम चाहिए कितना होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कोरम कितना चाहिए होता है, तो ये 2 पार्ट्स में आता है। प्राइवेट कंपनी में कोरम चाहिए सिर्फ 2 मेंबर्स, और एओए में अगर हायर नंबर लिख दिया है तो वो। पब्लिक कंपनी का कोरम थोड़ा अलग टाइप का है, अगर आपके यहाँ टोटल 1000 मेंबर्स हैं तो कोरम 5, अबव 1000 है, अप टू 5000 है तो कोरम मेंबर्स का चाहिए 15, और अगर मोर देन 5000 कितने भी लोग हैं कोरम चाहिए 30। ऑफ कोर्स
सब्जेक्ट टू AOA, दोनों में जो हायर फिगर लिखा हुआ हो, हायर वाला लिया जाएगा ऑब्वियसली, कम तो हम क्यों ही लेंगे, है ना। क्लियर, वी आर गुड, सॉर्टेड, मजा मचो। ये 105 आई एम सॉरी ये 103 की बातें चल रही हैं कोरम की। डिड आई राइट 105 कहीं? आई जस्ट चेक वंस, या आई एम सॉरी इट्स 103। ठीक है, ग्रेट, डन विद दिस। ठीक है मैम, रेजोल्यूशंस अडजर्न के माने जाएंगे या जिस दिन मीटिंग होनी थी उस दिन तो मीटिंग हुई नहीं ना, तो अडजर्न के ही माने जाएंगे। मान लो 1 अक्टूबर की ओरिजिनल डेट थी, मान लो, ठीक है, और ये एडजर्न्ड होके हुई 7 अक्टूबर को एडजर्न्ड, तो मीटिंग तो फिर किस दिन मानी जाएगी? 7 तारीख की मानी जाएगी। ठीक, या गुड। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन मैंने आपको बताए। OR इज 51%, ये तो हम डे 1 से कर रहे हैं। SR इज 75%, राइट। रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, कुछ 4 केसेस हैं अंडर सेक्शन 115 जिनमें स्पेशल नोटिस भी जाता है। स्पेशल नोटिस मीन्स 1% शेयर होल्डर्स अगर भी चाहें 5 लाख रुपए का फेस वैल्यू, पेड अप कैपिटल हो, सॉरी, वो लोग अगर चाहें तो 4 केसेस में स्पेशल नोटिस भेजते हैं। ऑडिटर को बीच में से रिमूव करना है, डायरेक्टर को रिमूव करना है, ऑडिटर को रिमूव करना है और उसकी जगह नया बंदा लाना है, डायरेक्टर को रिमूव करना है और डायरेक्टर की जगह नया बंदा लाना है। मिनिमम आप 14 दिन पहले बताओगे, मैक्सिमम 3 महीने पहले बताओगे। आई एम सॉरी 14 डेज पहले बताओगे और मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले बताओगे कि हम हटाना चाहते हैं ऐसे बंदे को। और डायरेक्टर्स भी सबको बता देंगे इस बारे में 7 डेज बिफोर कि भाई साहब हमारे पास स्पेशल नोटिस आ गया। तो इस बात का ना रेजोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल अलग चीज है। स्पेशल नोटिस गोज इन 4 केसेस। ऑडिटर हटाना है, डायरेक्टर हटाना है, ऑडिटर हटा के नया ऑडिटर लाना है और डायरेक्टर हटा के नया डायरेक्टर लाना है। तो 1% शेयर होल्डर्स भी अगर इकट्ठे हो जाए ना, 1% लाइक 5 लाख रुपीज का फेस पेड अप कैपिटल चलेगा एंड वो लोग कहेंगे हमें रिमूव करना है, कर देंगे यार। एंड उसके लिए स्पेशल नोटिस आता है इन लोगों की तरफ से एंड वो आएगा कितने दिन पहले? मिनिमम 14 डेज पहले, मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले। एंड डायरेक्टर्स को, सब लोगों को, उन लोगों को भी जिनको हटा रहे हैं, 7 डेज पहले आपको एटलीस्ट बताना पड़ेगा। सो वो 4 केसेस हैं। आप कहो तो मैं लिख देती हूँ अलग से। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, बीच टर्म में से हटा रहे हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, इनके सेक्शंस आप भले ही अभी मत करो, डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं। अपॉइंटिंग एनी अदर पर्सन, then the current auditor, and similarly appointing any other person other than this particular director। हटाना चाहते हैं तो स्पेशल नोटिस आएगा। ऑफ कोर्स एज आई सेड 1% या 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल वाले लोग, मिनिमम 14 दिन पहले। यही टाइम चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें लाइक याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। ठीक, ये वही प्रोसीजर है। स्पेशल नोटिस भेजेंगे 1% लोग, एज आई सेड 5 लाख रुपीज़ कह रहे हैं मैम, आपने तो याद करा ही दिया है। मिनिमम 14 दिन पहले आप भेजोगे, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर्स और बाकी लोगों को, डायरेक्टर्स वगैरह को भेजा जाएगा 7 दिन पहले। नोटिस बाकायदा पब्लिश भी करना होगा 2 न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि लोगों को हम भेज नहीं पाए हैं लाइक बिकॉज बहुत कम टाइम पीरियड था। सो वो चीज़, राइट। नेक्स्ट, जो रेजोल्यूशन पास होना है इट इज़ नोन एज मोशन, ठीक है। उसके डिस्कशंस के बाद वो रेजोल्यूशन बनता है एंड चेयरमैन ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें देखता है। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है। देखिएगा 40 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इनमें से 20 ने वोट किया इन फेवर, 5 ने वोट किया अगेंस्ट इट, 5 के इनवैलिड हो गए, 10 ने वोट ही नहीं किया। अब समझिएगा, टोटल वोट्स वैलिड वाले काउंट किए जाएंगे। टोटल वैलिड वोट्स इट इज 20 + 5 25। इनमें से
वोट्स इन फेवर कितने पड़े? आपने कहा 25 में से वोट्स पड़े फेवर में 20, ठीक है। अब सवाल ये है रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं। आप देखिए ये हुआ 80%, विच इज मोर देन स्पेशल रेजोल्यूशन 75। यस, रेजोल्यूशन पास हो गया। तो ट्रिक क्या है, याद क्या रखना है, टोटल वोट्स में आपके क्या क्या काउंट होंगे, टोटल वोट्स में आपके काउंट होंगे वैलिड, फेवर वाले और वैलिड अगेंस्ट वाले। इनवैलिड वोट्स को आप कभी भी काउंट नहीं करोगे, और जिन्होंने वोट ही नहीं किया उनको तो ऑब्वियसली काउंट नहीं करोगे, ठीक है। क्यों, उन्हें क्यों काउंट करना है कि नहीं है, बोलो ना, हाँ उन्हें क्यों काउंट करना। आपने कहा मैम बताओ, फिर आगे बताओ हमें कहीं ना कहीं। ओके, नोटिस ऑफ मीटिंग एज आई सेड 101 सेक्शन में जाता है, ठीक है। आपका 21 दिन पहले भेजना मैंडेटरी है। सेक्शन 8 कंपनी में तो ये सिर्फ और सिर्फ 14 दिन पहले जाएगा तो भी चलेगा। 21 क्लियर डेज होने चाहिए। क्लियर का मतलब है, लेट्स से आपका क्लियर का मतलब सिंपल, आज का दिन जिस दिन नोटिस भेजा है और जिस दिन मीटिंग है वो 2 दिन काउंट नहीं किए जाएंगे मीटिंग डेट, तो उनके 2 दिन हटा के आपको प्रॉपर क्लियर डेज होने चाहिए। यानी अगर आज नोटिस भेजा तो आज का दिन काउंट नहीं होगा, कल से काउंटिंग होगी। और कब तक होगी, मीटिंग के 1 दिन पहले तक, जिस दिन मीटिंग है वो दिन काउंट नहीं होगा। सो उस तरीके से 21 क्लियर डेज होने चाहिए, वरना मीटिंग इनवैलिड हो सकती है। कह रहे हो माय गॉड मैम, इतनी छोटी छोटी बात में इनवैलिड हो जाती है। यस, एंड सेक्शन 8 कंपनी में इट इज 14 क्लियर डेज। इसके अलावा आप 2 दिन और एक्स्ट्रा लेके चलते हो। सो दिमाग में कैलकुलेशन रहेगा 23 का, आप लिखोगे 21 डेज प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। 2 डेज एक्स्ट्रा या 48 आवर्स एक्स्ट्रा किस चीज के, वो रहेंगे स्पीड पोस्ट, कोरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने के। देखो ईमेल में ये जरूरत नहीं है, बिकॉज ईमेल में तो आप तुरंत भेजते हो, तुरंत पहुंच जाता है। सो वहां 21 डेज ओके है। बट अगर आप बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से अगर आप भेज रहे हो तो रास्ते का भी तो टाइम लगेगा ना, तो आप 2 डेज और एक्स्ट्रा लोगे। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द डे इट इज 23। सेक्शन 101 बड़ा सिंपल है, इट सेज 21 क्लियर डेज पहले आप भेजो। क्लियर का मतलब है जिस दिन भेजा और जिस दिन मीटिंग है वो दिन काउंट नहीं होंगे। 2 डेज एक्स्ट्रा लेके चलना, अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो, ईमेल में 2 डेज एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, 48 आवर्स की। सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज का ही नोटिस काफी है। कह रहे हैं मैम ये जनरल मीटिंग के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी जनरल मीटिंग हो, चाहे एजीएम चाहे ईजीएम, आपके लिए यही एप्लीकेबल है, राइट। आपने कहा मैम ठीक है। मैम व्हाट इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल, लेट्स से अगर शॉर्टफॉल है तो इसका एक सोल्यूशन है, एक अमेंडमेंट आया था, एक तरीका है। अगर उस शॉर्टफॉल के लिए, यानी जो टाइम पीरियड कम है उसके लिए अगर कंपनी के 95% मेंबर्स अग्री करें कि हाँ यार कोई बात नहीं है, हम शॉर्ट नोटिस में भी आ जाएंगे, तो उस केस को कहीं ना कहीं मीटिंग को वैलिड मान लिया जाएगा एजीएम में, अदरवाइज ईजीएम में भी, एजीएम में भी, अगर अदरवाइज नहीं माना जाएगा। सो अगर नोटिस 23 या 21 ईदर द केस में भी कम का रहा है, कितने लोग अग्री करें तो काम बन सकता है, इट इज 95% लोग अगर अग्री कर जाएं तो काम बन सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, आपने कहा मैम एजीएम होनी किस दिन है, 24 तारीख को, नोटिस हमने किस दिन भेजा, 1 तारीख को, तो अब देखना 1 और 24 तो हम काउंट करेंगे नहीं, ठीक है, ये 2 दिन हटा दो, यानी आप काउंट करोगे फ्रॉम 2 to 23, ठीक है। काउंट करके देखिएगा जरा मेरे संग, सब लोग काउंट करिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आपने कहा मैम ठीक है, कितने दिन हुए हमारे पास, कहीं ना कहीं हमारे पास हुए 20 20 22 डेज रह गए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, एंड 22 डेज में एक दिन शॉर्ट हो गया, बिकॉज हमें तो 21 डेज प्लस 48 आवर्स लेने थे, दैट इज 23। तो अगर हम 23 में से 22 माइनस करें, यानी कितने दिन का शॉर्टफॉल है, 1 दिन का। देख लीजिए, इट इज नॉट वैलिड बिकॉज शॉर्टफॉल 1 दिन का है।
बट अगर इस शॉर्टफॉल को कितने लोग अग्री कर दें, 95% लोग अगर अग्री कर दें तो इस शॉर्टफॉल की कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी और इसे वैलिड मान लिया जाएगा। और आज के डेट में तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप ईमेल में चाहे टेक्स्ट करो, चाहे अटैचमेंट लगाओ, चाहे नोटिफिकेशन के रूप में कर दो, चाहे लिंक डाल दो, URL टाइप का कुछ डाल दो, एड्रेस पे, ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। एक बार साल में अपडेशन का मौका मिलना चाहिए कि आप अगर अपना ईमेल आईडी अपडेट वगैरह करना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, पता चला सबको ये आपका अटैचमेंट एडिट करके आगे कुछ भी भेजे दे रहे हैं, सो वो गलत हो जाएगा। एंड चाहे तो आप ये इन हाउस करवा लो, चाहे आप ये आउटसोर्स करवा लो, थर्ड पार्टी से करवा लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड बस ईमेल सबके आईडी हुए आपके पास तो हम ये काम बहुत आसानी से आजकल, मतलब पोस्ट वोस्ट का झंझट नहीं, खर्चा बचेगा, उससे आप कर सकते हो। कह रहे हैं मैम कौन लोग हैं एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस? बेटा शॉर्टकट रेडी। कह रहे हैं मैम बता दो, वी हैव मेडी। कह रहे हैं मैम मेडी, वी हैव मेंबर्स, ठीक है। अगर ऑडिटर्स उनको भी बुलाएंगे, डायरेक्टर्स उनको भी बुलाएंगे, अगर डेथ हो गई है किसी मेंबर की तो कहीं ना कहीं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसका ऑफिशियल असाइनी, ये सब लोग भी अलाउड हैं आना। यानी कौन लोगों को हम नोटिस भेजते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट करा दिया है, इट इज मैडी। इन सबको भेजना जरूरी है, आप किसी को भी भूलोगे नहीं, ठीक। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की हमने बात कर ली है ऑलरेडी। स्पेशल बिजनेस में अटैच किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, और मटेरियल फैक्ट्स, डायरेक्टर्स के एमपी के डिटेल्स, 2% से ज़्यादा जो शेयर्स होल्ड करते हैं उनके डिटेल्स सबके जाएंगे। कोरम की मैंने आपको बात कराई दी, 1000 लोग वाली अप टू प्राइवेट कंपनी में तो सिर्फ 2 लोगों का कोरम, आपका 1000 लोग हैं पब्लिक में तो 5, 15, 30 ये ध्यान रखना है, 5, 15, 30 का लिमिट, 1000, 5000, मोर देन 5000, या अगर एओए में कुछ बड़ा अमाउंट लिख दिया जाए तो फिर वो नंबर मैसेज होना चाहिए। कोरम सिर्फ बिगनिंग में नहीं, इनफैक्ट मीटिंग जब तक चलेगी ना बेटा एंड तक, तब तक कोरम होना चाहिए, ठीक है। कोरम इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द मीटिंग। आपने कहा मैम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट। आपने कहा मैम ओके। आ जाओ एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी है जिसमें 500 मेंबर्स हैं और उनका कोरम एओए का फिक्स्ड है 100 मेंबर्स, राइट। उसमें से 450 लोग शेयर्स बेच के चले गए, ठीक है भैया, बचे ही 50, तो आपका कोरम कितना हो गया फिर उस केस में? 50। लेस देन 50 होंगे तो कोरम नहीं माना जाएगा, फिर जितने बचे हैं वो सब के सब कोरम में कंसीडर कर लिए जाएंगे। ये एक स्टार क्वेश्चन है, नया ऐड किया गया है आपके उसमें, राइट। ये नो कोरम की भी बात कर ली, अगर नहीं आया कोरम आधे घंटे में तो हम 2 तरीके के काम कर सकते हैं। ईजीएम है तो कैंसिल होगा, बाकी कोई मीटिंग है तो बीओडी चाहे तो उसके हिसाब से, या नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, राइट, सॉर्टेड है। आपने कहा मैम अब चेयरमैन के बारे में बताओ आप, फिर ये टॉपिक्स तो हमने कर लिए। वी डिड एनुअल जनरल मीटिंग 96, वी डिड ईजीएम सेक्शन 100, वी डिड नोटिस जाएगा 101 में, बिजनेस ऑर्डिनरी और स्पेशल 102 में, कोरम 103, और अब आ गया है आपका सेक्शन 104, दैट इज चेयरमैन की मीटिंग्स वगैरह के बारे में। तो मैम चेयरमैन क्या हर मीटिंग में चाहिए है? एग्जैक्टली, चेयरमैन आपको हर मीटिंग में चाहिए है। कह रहे हैं मैम कैसे अपॉइंट करेंगे? या तो एओए में उसका तरीका लिखा हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं मेंबर्स चूज कर लें अपने अमंग देमसेल्व्स में से बाय शो ऑफ हैंड्स, और अगर बाय पोल करना है तो बाय पोल भी कर सकते हैं। शो ऑफ हैंड्स में जो चेयरमैन आया है उसे हटा देंगे, पोल वाले बंदे को रख लेंगे अगर पोल होता है तो, अदरवाइज शो ऑफ हैंड्स वाला ही चेयरमैन चलता रहेगा। कह रहे हैं मैम जैसे कोरम का इंतजार आधा घंटा करते हैं, चेयरमैन का इंतजार कितनी देर करेंगे? चेयरमैन का इंतजार हम सिर्फ 15 मिनट करेंगे, नहीं तो फिर आपस में जो भी प्रेजेंट लोग हैं उनमें से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कि किसको चेयरमैन बनाना है। आपने कहा ठीक है मैम। नेक्स्ट, चेयरमैन जरूर से वोट नहीं करेगा, चेयरमैन सिर्फ एक स्पेशल वोट होता है, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब हुआ आपका, मैं यहां लिख देती हूँ छोटा सा, टाई ब्रेकर वोट।
में वोट करता है, अदरवाइज चेयरमैन वोट नहीं करता, राइट। नेक्स्ट आया प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब है अगर तुम ना जा पाओ सनम तो प्रॉक्सी को भेज दो, उससे काम चल जाएगा। दैट इज सेक्शन 105। प्रॉक्सी सिर्फ वही लोग भेज सकते हैं जिन वही सिस्टम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिन कंपनीज पे शेयर कैपिटल है, और वही मेंबर्स अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी भेज सकते हैं जिन पे शेयर कैपिटल है। ये प्रॉक्सी मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेक्शन 8 कंपनी में वो मेंबर होना जरूरी है। ऐसे अदरवाइज तो हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रॉक्सी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉक्सी एक बार में रिप्रेजेंट करेगा 50 लोगों को, या फिर मैक्सिमम 10% कैपिटल जो हो जाए, यानी या तो 50 मेंबर्स, ओवरऑल कैपिटल कितनी 10%, दोनों में से जो लिमिट पूरी हो जाए प्रॉक्सी उतनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ, अगर एक किसी मेंबर के पास लेट से 10% से ज्यादा की शेयर कैपिटल है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए वो सिर्फ एक ही प्रॉक्सी भेजेगा और वो प्रॉक्सी फिर किसी दूसरे मेंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो अगर मैं रूल्स की बात करूं प्रॉक्सी की, नॉर्मली 1 पर्सन 1 प्रॉक्सी भेजता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं एक प्रॉक्सी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, इट्स आइदर 50 मेंबर्स और 10%, विच एवर हैपन्स, जो हो जाए पहले। एंड थर्ड, अगर किसी मेंबर के पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो एक ही प्रॉक्सी भेजेंगे और वो प्रॉक्सी फिर किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आपने कहा मैम ठीक है। एंड प्रॉक्सी ऑफ कोर्स कोरम में काउंट नहीं होता, इनके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं, कोरम में काउंट नहीं होगा। पोल डिमांड कर सकता है और पोल में वोट भी कर सकता है। प्रॉक्सी का जो फॉर्म है वो है MGT 11, जो कंपनी के पास 48 आवर्स पहले पहुंच जाना चाहिए। AOA में कोई भी पीरियड लिखा हुआ हो 48 आवर्स से कम या 48 आवर्स से ज्यादा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इट इज 48 आवर्स जो आपका वैलिड पीरियड माना जाएगा। एंड शो ऑफ हैंड्स में ऑफ कोर्स प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, ठीक है। सो कोरम में काउंट नहीं होगा, शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं करेगा, पोल डिमांड भी कर सकता है और पोल में वोट भी कर सकता है, ठीक। कितनी देर पहले पहुंच जाए आपका MGT 11, MGT 11 पहुंच जाए 48 आवर्स पहले, बिफोर द मीटिंग, राइट। एंड AOA में कुछ भी लिखा हुआ हो उस बात से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, 22 सितंबर को एक मीटिंग होनी है, एक बंदे ने कंपनी को 4 प्रॉक्सीज मिले हैं, हाँ, सेम पर्सन के लिए, एक 5 को, एक 12 को, एक 10 को और एक 20 को। तो हम इसमें कौन सा वाला ले लेंगे, लास्ट वाला ले लेंगे ऑफ कोर्स, 20 वाला। तो दैट इज हाउ हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि शायद आया होगा, अगर नहीं आया है, आपका कोई टाइम वाइम का मेंशन नहीं है, तो फिर सभी इनवैलिड हो सकते हैं आप। सो वो चीज़ है। प्रॉक्सी को अगर कोई इंस्पेक्ट करना चाहे कोई और मेंबर तो इंस्पेक्शन कर सकता है, उसके लिए कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे 3 डेज बिफोर, 72 आवर्स पहले, ठीक है। और अगर आपको प्रॉक्सी इंस्पेक्ट कराना है तो वो आप करा सकते हो 24 आवर्स पहले इंस्पेक्शन, टिल द एंड ऑफ द मीटिंग, टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। ऑफिस आवर्स में ऑफ कोर्स करोगे 9 AM to 6 PM। जी, कोई बाहर का जना को हम देखना चाहते हैं कि वो क्या जानता है कंपनी के बारे में, क्या नहीं जानता है, तो वो सारी चीज़ें, ये एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। इसे ज़रूर से आप कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशंस हैं ये सब, मैंने आपको DPP में भी दिए हुए हैं, ठीक है। आपने कहा मैम ओके। नेक्स्ट आया वोटिंग के बारे में, वी हैव डिस्कस्ड, वो शो ऑफ हैंड्स हमने डिस्कस करा है, 1 पर्सन 1 वोट, और नॉर्मली यही होता है। 106 कहता है अगर आपने फुल पेमेंट नहीं किया है शेयर कैपिटल पर तो आपके वोटिंग राइट्स हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नहीं, अब आपको वोट नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो हम आपको इसमें ना करने दें, हम आपको वोट्स तो करने देंगे।
आपने कहा मैम ठीक है, 106 तो छोटा सा सेक्शन है, 107 इज शो ऑफ हैंड्स एंड 109 इज पोल आपका, ठीक है। 108 की अगर मैं बात करूं आपसे, इट इज अबाउट ई वोटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन से हम वोट कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनीज पे तो मैंडेटरी है ही है। आपकी जो बाकी कंपनीज हैं उन कंपनीज पे 1000 से अगर ज़्यादा लोग हैं आपके यहाँ, तो ये बेसिकली पब्लिक कंपनीज ही हुई जिनमें 1000 से ज़्यादा लोग हैं, उनको ई वोटिंग करना मैंडेटरी है, राइट। इन 3 कंपनीज को ज़रूरी नहीं है, भले ये लिस्टेड हैं बट इनके सिर्फ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड हैं, या ये स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं छोटी कंपनीज के रूप में, तो इनको ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वालों को। तो सेबी में जिनके मेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे इक्विटी लिस्टेड है उनको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स करना है, एंड इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए आप ऑफ कोर्स स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करोगे जो लोग मीटिंग कराएंगे, एजेंसी अपॉइंट करोगे NSDL CDSL टाइप की, एक कट ऑफ डेट बताओगे जो अराउंड 7 डेज पहले की मैक्सिमम हो, कि इतने दिन के अंदर, मतलब इससे पहले जिनके नाम आ चुके हैं हमारे पास शेयर होल्डर्स जो हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड का वोटिंग देंगे। घर से वोट आप कर सकते हो इसमें, ठीक है, घर से। वोट चेयरमैन अथराइज करेगा, मीटिंग का नोटिस जाएगा अंडर सेक्शन 101। रिमोट ई वोटिंग के बारे में हम बताएंगे न्यूज़पेपर्स में 2, पूरा मेथड बताएंगे कि कब से लाइंस खुलेंगी, मिनिमम 3 दिन पहले लाइन खुलनी चाहिए और मैक्सिमम 1 दिन पहले 1 डे बिफोर बंद हो जानी चाहिए शाम को 5 बजे। देखो मिनिमम 3 डेज खोलनी पड़ेंगी आपको, एंड मैक्सिमम 5 बजे आप बंद कर दोगे 1 दिन पहले मीटिंग के। एंड उसके बाद जो जिन्होंने वोट कर दिया है वो वोट करने आ सकते हैं दोबारा मैम? नहीं। पर मैम वो मीटिंग में आ सकते हैं? हाँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या वो मीटिंग में आ सकते हैं? यस। पर क्या वो वोट करेंगे दोबारा से? नहीं। अब ब्लॉक हो गए आपके वोट्स, आपने एक बार कर दिए, अब काउंटिंग होनी स्टार्ट होगी, मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद जो मीटिंग में वोट्स पड़े हैं पहले वो काउंट होंगे, फिर आपके वोट्स अनब्लॉक होंगे स्क्रूटनाइजर्स के द्वारा और वो काउंट किए जाएंगे, फिर टोटल टोटल वोट्स गिने जाएंगे, कितने फेवर में हुए कितने अगेंस्ट में हुए, ठीक है। ये हो गया 108। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू डिमांड फॉर पोल, दैट इज सेक्शन 109। अगेन 1/10 लोग अगर डिमांड करें, या तो चेयरमैन सुओ मोटो कर लें, ठीक है, चेयरमैन कह रहा है कि हम मीटिंग में पोल कराना चाहते हैं तो करा लो यार, और अगर चेयरमैन नहीं कह रहा है तो मेंबर्स प्रॉक्सी मिलके कह सकते हैं अरे हमें पोल कराना है। 1/10 लोग भी अगर इकट्ठे हो गए या 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल, हमने कहा ठीक है यार आप करवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है पोल। और पोल आप चाहो तो बिफोर शो ऑफ हैंड्स करवा सकते हो, आफ्टर शो ऑफ हैंड्स करवा सकते हो, जब चाहे अगर आपको पोल विड्रॉ करने का मन करे तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडर सेक्शन 109। एंड प्रॉक्सीज तो डिमांड करेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलता है कि वो पोल में डिमांड करके वोट कर सकते हैं, शो ऑफ हैंड्स में तो वो कर नहीं पाते ना। नेक्स्ट पोस्टल बैलेट, ये है ओल्ड वर्जन ऑफ रिमोट ई वोटिंग। घर से वोट करो, पुराने जमाने में भी ये सिस्टम होता था। 30 डेज में आप हमें अपना हाँ या ना बता दो क्या कहते हो, और उसके हिसाब से वो रेजोल्यूशन पास या फेल मान लिया जाता है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस जो आपको पोस्टल बैलेट से करने चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट क्लास का ऑल्टरेशन आपका, नेक्स्ट AOA का ऑल्टरेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना, ऑब्जेक्ट चेंज करना, पैसा जिसके लिए यूज किया है सेक्शन 27, डिफरेंशियल राइट सेक्शन 43, वेरिएशन इन द वोटिंग राइट्स आप करने की कोशिश कर रहे हैं 47, बायबैक 68 या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स वगैरह, इन सब में आपको इन 8 पॉइंट्स में पोस्टल बैलेट करवाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो रहा है, उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा प्रॉस्पेक्टस वाला, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, AOA ऑल्टर हो रहा है, बायबैक हो रहा है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स वगैरह की बातें, ये सब में आपको कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट करवाना पड़ेगा। दिस यू कैन लर्न फॉर द एग्जाम। कह रहे हैं मैम एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
पोस्टल बैलेट कब वैलिड नहीं माना जाएगा? मान लो आपके यहाँ वो फटा हुआ आया है या म्यूटिलेटेड आया है, या क्लियर नहीं है आपने कितने वोट्स करे हैं, या ओवर कर दिए, आप पे वोट थे 100 आप 200 वोट कर रहे हो, सो उन सारे केसेस में आपकी पोस्टल बैलेट इनवैलिड हो जाएगा। साइंड नहीं है आपका, ठीक है, या सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है आपका, जो भी है, आपका असेंट या डिसेंट समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप, ना असेंट लिखा है ना डिसेंट लिखा है, सो इन सारे केसेस में, या फट के आया है, तो उन केसेस में हम पोस्टल बैलेट को हटा देंगे। आपने कहा मैम ठीक है। देन वी हैव सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स बाय रेजोल्यूशन। मेंबर्स रेजोल्यूशन, ये बेसिकली मीटिंग तो बोर्ड ने बुलवाई है, परंतु उसमें कोई एक बात है, रेजोल्यूशन है जो शेयर होल्डर्स पास करवाना चाहते हैं, तो वो भरी मीटिंग में ही आप शेयर होल्डर्स पहले, मीटिंग से पहले मतलब बीओडी को इन्फॉर्म कर दो कि हम ऐसे ऐसे कुछ करना चाहते हैं, बाकायदा उस चीज की फीस पे करो आप, ठीक है। एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं आपने कहा ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने बीओडी को दिया, नोटिस दिया बाकायदा 6 वीक्स पहले, यानी 42 डेज हो गए एक तरीके से, और बीओडी ने उसको आगे फॉरवर्ड किया मीटिंग के संग। सो बेसिकली इसमें इस सेक्शन में ना हम लोग बेटा अलग से मीटिंग नहीं बुलवा रहे, वो तो हमने 100 में बुलवा ली। यहाँ पे हम सर्कुलेशन बाय रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं जो होने वाली मीटिंग है, और अब आप उसमें मीटिंग पहले प्रीपोन कर दो या कुछ कर दो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको लगे, बीओडी को लगे कि शेयर होल्डर्स ने जो भेजा है वो थोड़ा सा डेट्रीमेंटल है या अच्छे शब्द यूज नहीं करे हैं, तो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से कंफर्म कर लिया जाता है। अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स ये नहीं कह सकते कि नहीं हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगर आपको डाउट आ रहा है तो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ लीजिए इस चीज के बारे में। आपने कहा मैम ठीक है। मिनट्स मेंटेन किए जाएंगे अंडर सेक्शन 118 आपका, एंड उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहो मेंबर्स के रूप में, अंडर सेक्शन 119। साइनिंग होगा बाय द चेयरमैन, इसमें ऑप्शंस हैं, चाहे तो चेयरमैन साइन करे, अगर बोर्ड मीटिंग है तो नेक्स्ट मीटिंग का जो भी चेयरमैन होगा वो भी साइन कर सकता है। अगर जनरल मीटिंग हो रही है तो जनरल मीटिंग में चेयरमैन साइन करे उसका, या अगर किन्हीं वजहों से वो नहीं कर पा रहा है तो ऑथराइज्ड पर्सन साइन करेगा। बुक्स प्रिजर्व करी जाएंगे आपके फॉरएवर, हमेशा के लिए मेंटेन करी जाएंगी ये आपकी, ठीक है। एंड हर टाइप की मीटिंग, चाहे बोर्ड हो चाहे क्लास हो, सबके मिनट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। एनुअल रिटर्न आपका जो है, एक एनुअल रिपोर्ट जाएगी, रिटर्न नहीं, आई एम सॉरी, एनुअल रिपोर्ट जाएगी सिर्फ और सिर्फ बाय लिस्टेड कंपनीज, और किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर्म नंबर MGT 15 में जाती है ये, 30 डेज के अंदर आपकी जब भी AGM हो गई है तब से। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को सेबी को एक भेजना होता है, इसके अलावा किसी को नहीं भेजना होता। लास्ट बात है वर्चुअल मीटिंग्स की मैं कर लूँ। आज की डेट में यार ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत आसान हो गई हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। एडवांटेजेस हैं, टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, शेयर होल्डर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ता है, घर से बैठ के वोट करना आसान काम है, ठीक है। आप एक दिन में मल्टीपल मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो और करवा सकते हो। फिजिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है आना, बट घर पे बैठ के तो आप मल्टीपल मीटिंग्स, मल्टीपल क्लासेस जैसे आप देख सकते हो वैसे कर सकते हैं, तो कंपनी का भी खर्चा पानी बचता है। डिसएडवांटेजेस थोड़े से हैं, बिकॉज सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। लॉगिन ID, पासवर्ड्स वगैरह चोरी ना हो जाएं, उसका ध्यान रखना है आपको। कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई लेवल के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। ऑथेंटिकेशन देखना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए, कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। सो ये वर्चुअल मीटिंग्स का एक जिस्ट है। आप मॉडर्नाइज बच्चे हो यार, वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में तो आप कितना भी बता सकते हो और कर सकते हो कामों को, राइट। सो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। मुबारक हो, आपने करा है बहुत बढ़िया चैप्टर, दैट इज जनरल मीटिंग्स का। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए। दिस इज नवनी भाटिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।